हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रीन फॉर ब्रेन। दोस्तों, जब भी बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए सोचा जाता है तो हम सब बस फॉरेन की तरफ देखते हैं। इस मामले में हम भारत को काफ़ी पीछे मानते हैं क्योंकि अक्सर हमें हमारा घर दूसरों से थोड़ा कम ही पसंद आता है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदुस्तान को शायद कम आके, पर बाहर के लोगों को इसकी कीमत अच्छे से पता है। ऐसे ही नहीं, भारत पर इतने लोगों ने आक्रमण किया है। गुजरे हुए कुछ हजार सालों में ही कुछ ऐसा हुआ है कि भारत ने अपनी पहचान खो दी है। तुर्की, अफ़गान, मुग़लों, अंग्रेज़ों ने भारत को आज इस स्थिति में पहुंचाया है। एक तो हम पर राज किया और दूसरा जितना हो सका हमारा प्राचीन इतिहास मिटा कर रख दिया। नालंदा विश्वविद्यालय उसी भारत के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे बुरी तरीके से कुचला गया। साथ ही साथ यहाँ रखी लाखों किताबें जो हमारे इतिहास की गवाह थी को बेदर्दी से जला दिया गया ताकि हमारे इतिहास का कोई नामो निशान न रहे। इतिहास केवल वो बनकर रह जाए जो ये आक्रमणकारी हमें बताएं। दोस्तों, भारत में बहुत कुछ है, ऐसे ही नहीं इसे विश्व गुरु या सोने की चिड़िया कहा जाता था। बस कहीं कुछ लुप्त हो गया है, खोजने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला। नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेषों को खुदाई से खोज निकालने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जो एक ब्रिटिशर थे। इन्हें 1872 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षक बनाया गया था। बहुत पहले से ही पर्यटक भारत आया करते थे। उनमें से दो पर्यटक थे चीन में रहने वाले हेनसांग और इत्सिंग, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल की और कुछ समय तक शिक्षक के रूप में वहाँ पर अपनी सेवाएं भी दी और बहुत सारे धर्म ग्रंथों की प्रतिलिपियां बनाकर अपने साथ चीन ले गए थे। उन्होंने अपनी इस भारत यात्रा और नालंदा यूनिवर्सिटी के में गुजारे अपने समय को एक किताब में सविवरण बताया है। उन्हीं के विवरण के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को खोज निकाला। अब बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया किसने था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार के रूप में की थी। लंबे समय तक यहाँ बौद्ध विषयों का अध्ययन किया जाता था। विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय गुप्ता शासन के कुमारगुप्त को जाता है, जिसने इसकी स्थापना 5वीं सदी में 413 ईस्वी के आसपास की। बाद में गुप्त काल के वंशजों ने, राजा हर्षवर्धन, पाल शासकों ने इसकी प्रतिष्ठा बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 11वीं सदी आते आते नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई। इस बीच केवल हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की के छात्र भी यहाँ शिक्षा हासिल करने आया करते थे। हालांकि यहाँ के अधिकतर छात्र और शिक्षक तिब्बतीय बौद्ध संस्कृतियों वज्रयान और महायान से संबंधित थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों के छात्र भी यहाँ ज्ञान अर्जित किया करते थे। छात्रों में हिंदू छात्रों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी, तभी तो हिंदू शासक उस विश्वविद्यालय के उत्थान में अत्यंत सक्रिय दिखाई देते थे। यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके छात्र अलग अलग जगह पे जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय था कैसा। तो इसका पूरा परिसर विशालकाय दीवार से घिरा था, जिसमें प्रवेश के लिए मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठ बने थे। अंदर भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे। भगवान बौद्ध की बड़ी बड़ी सुंदर मूर्तियां थी। 7 बड़े कक्ष और 300 कमरे थे। सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। किताबें और दीप रखने के लिए आले बने होते थे। हर मठ के आगे एक कुआं बना होता था। सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस पुस्तकालय को 3 नामों से विभाजित किया गया था: रत्नसागर, रत्नोधती, रत्नरंजक। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा बहुत कठिन हुआ करती थी। घंटे की आवाज़ पर शयन, जागरण, भोजन, अध्ययन, पूजा, आराधना आदि होते थे।
विद्यार्थियों को अच्छा भोजन दिया जाता था। सुबह चावल का पानी, दोपहर में चावल, मक्खन, दूध, फल, घी, मीठे तरबूज और शाम को हल्का भोजन। कहा जाता है कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक और शिक्षकों की संख्या 2,000 तक हुआ करती थी। छात्रों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी तथा उनके रहने, खाने, पहनने का सारा खर्चा विश्वविद्यालय ही उठाया करता था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो इसके लिए विश्वविद्यालय को राजाओं द्वारा 200 गांव दिए हुए थे, जिससे जो उपज या आय हुआ करती थी वो विश्वविद्यालय की देखरेख में खर्च हुआ करती थी। विश्वविद्यालय को चलाने के लिए समिति का गठन किया हुआ था, जिसमें कुलपति, प्रमुख आचार्य, परामर्शकर्ता हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य थे शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती। इस विश्वविद्यालय में लगभग सब विषय पढ़ाए जाते थे। कई तरीके की वेधशालाएं भी हुआ करती थी, जिसमें तरह तरह के यंत्र लगे हुए होते थे। सोचो कितनी डेवलप यूनिवर्सिटी रही होगी उस टाइम पे। ये कम से कम 800 सालों तक वर्चस्व बना रहा इस यूनिवर्सिटी का। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी उस समय किसी ने नहीं की होगी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से जलाकर बौद्ध भिक्षुओं को मारकर इसका अंत किया गया। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पहले 2 बार जब आक्रमण हुए तब उस समय के राजाओं द्वारा विश्वविद्यालय को वापस पुनर्निर्मित करवा दिया गया। लेकिन इस पर किया जाने वाला तीसरा प्रहार सच में इतना ज़्यादा था कि इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया और तब भारत की स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन भी होने लगे थे। देश पूरी तरीके से मुग़लों, तुर्कों, अफ़गानों के हाथों में जाने लगा था। बात 1199 की है। तात्कालिक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति बख्तियार खिलजी था। उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन वो बीमार हुआ, तब उसके नीम हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। किसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया और कहा कि ये आपको ठीक कर देंगे। ऐसा ही हुआ। वो उन आचार्य के इलाज से ठीक भी हुआ, लेकिन ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जो काम हमारे नीम हकीम नहीं कर पाए वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य ने कर दिखाया। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का फैसला किया। 200 घुड़सवारों के साथ इस लुटेरे ने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। जो जहां दिखा उसे मार डाला गया, सब तहस नहस कर दिया गया और महान पुस्तकालय में आग लगा दी गई कि कुछ भी शेष न बचे। वहां इतनी पुस्तकें थी कि विश्वविद्यालय 6 महीनों तक चलता रहा। बाद में उसके एक साथी अली मर्दान ने बीमार अवस्था में ही बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। अब ये सब एक इतिहास है और बहुत ही क्रूर इतिहास है, लेकिन आश्चर्य वाली बात ये है कि आज भी बिहार के एक शहर का नाम बख्तियारपुर है और बख्तियारपुर जंक्शन के नाम से एक स्टेशन भी है। यहाँ तक कि बख्तियार खिलजी की पश्चिम बंगाल के दीनापुर जिले के पीरपाल गांव में कब्र भी बनी हुई है और उस गांव के लोग खिलजी के सम्मान में आज भी ज़मीन पर सोते हैं और मन्नतें मांगने जाया करते हैं। आज़ादी के 72 सालों बाद भी किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि ये नाम बदल दिए जाएं। शायद अभी वो वक्त लगेगा हमें ये सब और समझने में। खैर, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना के लिए फिर से काम चल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर